तो बिहार पुलिस में आधुनिक भारत से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको जो है हम लेक्चर क्लास देंगे और घर में लुसेंट पढ़ते रहना है। इसी से हम प्रारंभ करेंगे। तो दक्षिण भारत जो आपका था वो पढ़ा दिया गया था, और प्राचीन मध्यकालीन, तो केवल हम आज बात कर रहे हैं आधुनिक भारत। भारत देश में जब मुगल शासन सत्ता औरंगजेब का आया 1707 ईस्वी में, जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उसी समय से औरंगजेब की मृत्यु से 1707 से वर्तमान जब भारत आज़ाद 1947 तक हुई, यहाँ तक के काल को आधुनिक भारत की श्रेणी में रखते हैं। इसमें आपको उत्तर मुगल सम्राट में जो राजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय तक तो पढ़ा दिए थे। इसलिए आधुनिक भारत का शुरुआत होता है भारत में यूरोपियों के आगमन से। भारत देश में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, तो 1600 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, लेकिन उनके पहले 1453 में कस्तुनतुनिया देश का पतन हो गया। कस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो भारत आने का जो रास्ता था ज़मीन वाला, वह जो है बाधित हुआ। इसलिए खासकर स्पेन जैसे देश ने पैसा लगाया, नीदरलैंड जैसे देश ने पैसा लगाया और नाविक को तैयार किया और उनको समुद्री मार्ग के द्वारा भारत के रास्ते की खोज करने का काम दिया। और इसी दरमियान आप जानते हैं 1492 में तो अमेरिका का खोज हुआ और 1400 भारत की रास्ते की खोज हुई। मतलब भारत के रास्ते की खोज उत्तमाशा अंतरिप होते हुए केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने पर जब हुआ, तो दुनिया के नज़र में आ गया कि भैया भारत जाने का एक समुद्री मार्ग का रास्ता है। इसलिए पहला जो देश आया वो तो पुर्तगाली था। वो पहले भी आए और सबसे बाद में गया। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और सबसे बाद भी कौन जाता है? पुर्तगाली। तो अब इसमें जो है भारत में यूरोपियों का व्यापारिक है ना कंपनियों का आगमन, तो इसमें सबसे पहले जो याद करना है वह है 17 मई 1498। वास्को डी गामा केरल के किस बंदरगाह पर आया? कालीकट बंदरगाह पर आया। और कालीकट बंदरगाह पर जब आया तो वहाँ के राजा कौन? जमोरिन। कालीकट बंदरगाह का राजा कौन? जमोरिन था। और रास्ता जब उत्तमाशा अंतरिप में भूल गया तो गुजरात का एक व्यापारी ने मदद किया, उसका नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद जब ये आ गए तो इन्होंने, एक व्यक्ति है कि पुर्तगाल में जब अपना व्यापार चालू कर लिया तो अपना एक व्यक्ति को बैठाया गवर्नर के रूप में। तो ये पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन? तो वायसराय के रूप में था। किसके रूप में? वायसराय के रूप में। तो पुर्तगाली वायसराय पहला कौन था? तो अल्मीडा। याद रहेगा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये याद रहेगा। तो 1509 में अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्बुकर्क। यही दो याद रखना है कि पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? अल्मीडा। और दूसरा कौन आया था? अल्बुकर्क। याद रहेगा? चलिए, पुर्तगालियों ने सबसे पहला कोठी अपना कहाँ स्थापित किया? केरल में ही क्या है? कोच्चि। तो वहीं पर ये स्थापित किया। और पुर्तगाली के बाद यहाँ पर कौन आया? डच। हाँ, कौन आया? डच आए। बहुत अच्छा। तो पुर्तगाली 1498 में, हालांकि इसके पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, कितना में? पुर्तगाली कब आया? 1498। और अंग्रेज कब आया? 1600 में। अंग्रेज के बाद आया डच 1602 में। उसके बाद डेनिश, पारसी, स्वीडिश, ये सब आया। लेकिन कम से कम 2 ठों का याद रखना है, 3 ठों का याद कर लीजिए। डच तक, फिर से पुर्तगाली 1400, अंग्रेज
और डच 1602 में आया। पुर्तगाल ने अपना पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला, हाँ 1503 में। और कोठी खोलने वाला जो दूसरा आदमी है वो अंग्रेजों से पहले हुआ था डच। कौन था? डच। उसके बाद अंग्रेज खोलता है 1611 में, लेकिन 1605 में ही डच खोल लेता है। तो याद हो गया, पहला कोठी कौन? पुर्तगाल, दूसरा कौन? डच, और तीसरा कौन? अंग्रेज। याद रहेगा। सबसे लास्ट में अपना व्यापारिक कोठी खोलने वाला देश फ्रांस, और 1668 में। तो इसमें जरूरी नहीं है पहला फैक्ट्री कहाँ खोला, तो कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री कोचीन में, डच ने पहला फैक्ट्री खोला मुसलीपट्टनम में। यही याद करना है, यही क्वेश्चन पूछेगा, पहला फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में। अंग्रेज ने भी वहीं पर ये मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम है कहाँ? सूरत, गुजरात। और फ्रांसीसी पहला फैक्ट्री सूरत में। चलिए, तो ये सब याद हो जाएगा आपको। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट मुसलीपट्टनम कहाँ है? दक्षिण, हाँ वही तो कह रहे हैं, आंध्रा, दक्षिण में। समझिए, एक सही बोलना है, रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए, ये जो है हाँ, हम ये कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं आई। कितने कंपनी का साझेदार? 217 याद रहेगा। 217 कंपनी का क्या था? यह साझेदारी कंपनी था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति इंग्लैंड से मिला, उस समय इंग्लैंड का राजा या महारानी कौन था? चलिए, बहुत अच्छा, महारानी एलिजा, मतलब इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ। और पहला जो गवर्नर था थॉमस स्मिथ। शानदार। 217 कंपनी का जो साझेदार आया, तो उसका गवर्नर का नाम क्या था? थॉमस स्मिथ। ओके। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आ गया, अपना व्यापारिक कोठी के बारे में सोचने लगा, तो यहाँ पर उस समय राजा था मुगल शासक, मुगल राजा राज कर रहा था। और मुगल राजा उस समय थे कौन? जहांगीर। और वहाँ जहांगीर के दरबार में जो व्यक्ति पहुँचा, उसका नाम क्या है? कैप्टन। याद रहेगा सबको कि सर हमको भी भारत में व्यापार करने दीजिए। तो इसका आग्रह, निवेदन ले करके मुगल दरबार में कौन पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस। 1609 में, 1600। और उसके साथ था जेम्स प्रथम, है ना? जेम्स प्रथम, उसके साथ का मतलब ये हुआ, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। मतलब जेम्स प्रथम राजा था, उसी का राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। कि जाओ पूछना कि हमको व्यापार करने देगा, तो हाँ व्यापार करने देंगे। तो व्यापार शुरू हुई। सारी बात समझ गए? तो ये सारी बातें आप सब समझ गई। ये सब इतना, और कौन अंग्रेजी जहाज से आया, रेड ड्रैगन, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं हम सब, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो समझिएगा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा में व्यापार करने का दिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? सुनहला फरमान किसने दिया दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए? तो यही है, गोलकुंडा के सुल्तान। गोलकुंडा के सुल्तान ने जो है दिया था। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वहाँ चलते हैं कि बम्बई जो था महानगर, जहाँ बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटेन का एक राजकुमार है जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन के राजकुमार का नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय। तो वो शादी करते हैं किससे? पुर्तगाल की रानी से, मतलब उसके राजा की। हाँ, तो वहाँ एक राजकुमारी से विवाह होता है। उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था बम्बई। जिस समय ब्रिटेन के राजा का विवाह
पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ, उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था मुंबई। तो दहेज में पुर्तगालियों ने अपने दामाद को दे दिया मुंबई। तो याद रहेगा ना? चलिए, ये सारी बातें याद रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए अब हम सब आगे चलते हैं। अब समझिए, अंग्रेज भारत में मानो पैर क्या जमा लिया, व्यापार क्या करने आ गया, सारे देश को पीछे करते चला गया। डच, स्पेनिश, फलना चले सबको। तो लेकिन उसको एक टक्कर देने वाला आ गया, उसी के यूरोपियन कंट्री का, जिसका नाम था फ्रांस। फ्रांस भी ताबड़तोड़ जगह को छेके, व्यापार करे, बिजनेस करे, सामान बेचे, हथियार बनाए। अंग्रेज को बड़ा टेंशन हो गया, यार ये तो एकदम यूरोप में भी कंपटीशन दे रहा है, यहाँ भी कंपटीशन दे रहा है। तो फ्रांस और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों के बीच भारत में व्यापारिक सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। उसी को इतिहास में कर्नाटक युद्ध कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कौन युद्ध हुआ? कई गो कर्नाटक युद्ध हुआ? तीन कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए? फ्रांस और अंग्रेज, भारत में व्यापारिक सत्ता स्थापित करने के लिए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीनों कर्नाटक युद्ध इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या याद करना है? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध का ईस्वी याद करना है। 1746 से 1748 में हुआ, और यह एक संधि याद करना है, ये ए ला सापल की संधि, ए ला सापल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1748 में हो गया फाइनल कि चलो भाई तुम भी व्यापार करो, हम भी व्यापार करेंगे। क्या कि फ्रांस अंग्रेज को भी नहीं हरा पाया और अंग्रेज फ्रांसों को नहीं हरा पाया। तो एक संधि हुआ, ए ला सापल की संधि। तो इसी में क्या हो गया? कर्नाटक युद्ध क्या हो गया? समाप्त। अब इस युद्ध में लंबा कहानी था, लेकिन अब आगे चलिए दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ, हाँ, ये 1749 से 54 में। याद क्या करना है वो समझिए कि इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर किसका हार हुआ? डुप्ले का हार हुआ। और याद रखिए, इसी के बाद अंग्रेज का बढ़त हो गया, पांडिचेरी फलना चिलना जो फ्रांस के कब्जे में थे छीन लिए। और तीसरा कर्नाटक युद्ध में बोरिया बिस्तर समझा, समझ बात लो। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो होता है वह 7 वर्ष तक चला। वह उस दिन सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बात कर रहे थे ना, वहाँ का झगड़ा यहाँ हो गया। जो यूरोप में झगड़ा था, घर में गांव में तुम्हारा कोई है उससे झगड़ा हो गया, तो कालगांव बेच गया तो कहने तो वहाँ झगड़ा होना तय, तो वही बात हो गया। तो इस युद्ध में जब संधि हुई, तो इसी युद्ध में फाइनल हो गया कि अब फ्रांस हिंदुस्तान की धरती पर व्यापार नहीं करेगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया और अंग्रेज गद्दी पर मुख्य रूप से बैठ गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर सबको धर के छीन लिया। क्लियर हो गया कहानी? 3 कर्नाटक युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज। फ्रांसीसी छोड़ करके यहाँ से चले जाते है ना। जैसे अंग्रेज यहाँ जीतता है तो एक टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक समझना कि जैसे वो जीतते हैं तो उसने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा अमीर, समृद्ध, व्यापार का केंद्र कौन है? तो बंगाल, क्योंकि बंगाल से मुर्शिदाबाद मतलब बांग्लादेश, सूती नाता से लेकर के उड़ीसा, बिहार और इधर दिल्ली तक उसको नज़दीक पड़ा। तो अपना राजनीतिक केंद्र बिंदु अब अंग्रेज कहाँ बना लिया? बंगाल बना लिया। और जब बंगाल बना लिया तो यहाँ
बंगाल में उस समय जो मुगलों से बगावत कर लिया था, तो नहीं रहेगा बंगाल आपका दिल्ली में, हम नहीं देते हैं वैल्यू, हम आपको टैक्स उसे नहीं देंगे। उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां वहाँ गद्दी पर बैठा था, लेकिन अंग्रेज उससे धीरे धीरे साथ गांठ कर लिया। जब तक मुर्शिद कुली खां को समझ में आता कि भैया ये अंग्रेज व्यापार करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ हुकूमत जमाने आया, तब तो मुर्शिद कुली खां जो है डिलीट हो गया। शाहजुद्दीन, सरफराज, ये सब भी जो है डिलीट हो गया। इस सबको पतो नहीं चला कि अंग्रेज का क्या चाल है। अलीवर्दी खां फिर आया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां यहाँ नवाब बनता है, लेकिन इसके समय में भी अंग्रेज अपना कदम बढ़ाते चला गया। लेकिन अंग्रेज़ों का पहली बार विरोध बंगाल की धरती पर किसने किया, तो उसका नाम है अलीवर्दी खां का पुत्र, क्या नाम क्या था, सिराजू दौला। याद रहेगा ना, यही वह सिराजू दौला है जो बोल दिया कि नहीं अंग्रेज यहाँ व्यापार करेगा तो टैक्स दें और हमारे नियम से व्यापार करेगा। अंग्रेज अपने मने कंपनी का किलाबंदी कर लिया, जैसे एंटिप से घेरा मार दिया है ना, उसी तरह कर लिया। बस ये जो सिराजू दौला था वो गुस्साया, अपने मने से क्या किलाबंदी कर लिया जी। अपना सेना लेके गया, किला को तोड़वा दिया, और जो अंग्रेज या भारत के भी लोग जो अंग्रेज के अंदर काम करते थे सबको पकड़ करके लाया, और बहुत छोटा सा एक रूम था और 146 व्यक्ति को उस रूम में, जून का महीना था, टोटल 146 अंग्रेज था। 6 बाय 4 का लंबा चौड़ा मतलब रूम, किसी तरह आदमी पर आदमी सट के खड़ा, एक को खिड़की नहीं, 4 फीट ऊंचा, मतलब 6 फीट ऊंचा, और मतलब कि गलियारा तक का घुमा था। वो घोड़ा रखने के लिए बनाया था, उसी में धर के बंद कर दिया। अब बेचारा वहाँ हवा तवा ना आए, सब तरफ करके मर गया, और 23 ठो जिंदा। तो क्वेश्चन पूछेगा, काल कोठरी की घटना किस शासक से संबंधित है? हाँ, और 146 ठो में 63 ठो जिंदा बचा था। तो ये 20 जून 1756, 20 जून 1700, काल कोठरी की त्रासदी किस युद्ध के पहले घटित हुआ? तो प्लासी के युद्ध के 146 अंग्रेज में 23 को जिंदा रहा, तो घुसाएगा कि नहीं? अंग्रेज घुसाया, इंग्लैंड से भर के सेना मंगाया, लेकिन बोल दिया कि सिराजुद्दौला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजनीति से युद्ध लड़िएगा तो हार जाइएगा, कूटनीति करना होगा। अब क्या करना होगा? बोला उसका जो सेनापति है ना सिराजुद्दौला का, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? हाँ, उसी को धर के मिलाइए। मीर जाफर को बोला, रे कितना दिन ही सेनापति सब छोटा छोटा रोल करेगा, हम चाहते तुम बंगाल का राजा बनो। बोला वो सपना तो कहिए से हिलोरा मार रहा है ना, बने कैसे रास्ता में मिल रहा है। बोला हाँ, मेरा काम करो, उसके बाद पक्का तुमको हम बना देंगे राजा। 23 जून 1757 बंगाल की धरती में हुगली नदी के पास पलासी का वह मैदान था। सिराजुद्दौला को ललकारा। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल में अपना औकात रखता था, किसी भी युद्ध में किसी को हराने का औकात रखता था, अपना सेना लेकर के मुकाबला करने पहुंचे। लेकिन यही मीर जाफर के धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला मारा गया, और मीर जाफर का बेटा, दोनों मीर कासिम ने, नाम बताओ कौन? नहीं, गलत। किसने सिराजुद्दौला की हत्या किया? सिराजुद्दौला की हत्या पता है? मीर जाफर का बेटा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मीरन होगा, लुसेंज में कह दिया होगा। मीरन ने क्या कर दिया
कि धोखे से उनकी हत्या कर दिया। इतना तेज तर्रार बहादुर योद्धा का अनाकारण हत्या हो गया। हत्या हो गया तो कुल मिलाकर के इस युद्ध को मानो जीत लिया अंग्रेज। लेकिन पलासी के मैदान में अंग्रेज के तरफ से कौन था लड़ने वाला योद्धा? रॉबर्ट क्लाइव अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था। उसको स्वर्ग से भेजा गया सेनापति कहा जाता है ना। अंग्रेज को कोई लफड़ा होता था तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को उतारता था प्लॉट पर। काहे भाई? स्वर्ग से भेजा गया सेनापति है, वो मरेगा नहीं, आत्मा भी उसका काम करते रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है कि वादा के अनुसार सिराजुद्दौला मरा और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का राजा किसको बनाया गया? नवाब बन गया किसको? मीर जाफर को। क्लियर? मीर जाफर। अब मीर जाफर अपना कठपुतली का सरकार बन गया। अंग्रेज जितना चाहता था उससे धन संपत्ति अधिकार वर्चस्व सब प्राप्त करने लगा। तो ये इतना जब आप जान गए तो वह क्या हो गया? क्लाइव का कठपुतली बन गया। यही ना बात है क्लाइव का। लेकिन एक सीमे तक ना कुछ देगा। अचानक मीर जाफर ने मना कर दिया था, हरदम मांगते रहता है, नहीं देंगे, कम देने लगा। नहीं तो नहीं बोला कि कम देने लगा। तो टैक्स पहुंचाने के लिए मीर जाफर का दामाद जाता था, मीर कासिम। तो बोला लगता है आजकल तुम्हारा जो ससुर जो है ना ज़्यादा ही सठिया गया है, हाँ, टैक्स समय समय पर नहीं दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि तुमको ही सेटिंग करते हैं, तो तुम राजा बनेगा। बोला बहुत अच्छा, लेबर गिरी से अच्छा राजा बनना। तो बोला देखो मेरा काम करना, बोलो बस आप ही का हम, आप ही है, चेहरा मेरा रहेगा। बोला बहुत अच्छा, बन जाओ। तो मीर जाफर के बाद बन गया कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम बना तो ये कुछ दिन तो अच्छा काम किया, खूब सारा उनको अधिकार दिया। बंगाल की राजधानी क्रम में पहले ढाका गया अलीवर्दी खां के समय, फिर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद, और फिर जब मीर कासिम बना तो उसने अपनी राजधानी चेंज कर दिया और बना दिया कहाँ? मुंगेर। जब मुंगेर जो है जब बना दिए तो अंग्रेज को इस पर शक लग गया कि बेटा रातों रात राजधानी कैसे चेंज कर रहा है। राजधानी में सब खेला होता है, सेना भर्ती फलना चिन्ना टैक्स उसका सब काम योजना नीति, राजधानी चेंज। हम तब देखेंगे क्या कि राजा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बोले अपने मने तुम ये सब कर रहे हो, बंदूक फैक्ट्री भी सुने तुम मुंगेर में ला दिए हो। बोला हाँ वहाँ सिगरेट भी अब बिकता है, सिगरेट भी बनवा रहे हैं, आपको भी मिलेगा। अंग्रेज को सप्लाई करने वाला सिगरेट बनता है, इतना मुंगेर जब लग। हाँ तो बोला ठीक है, लगता है अब तुम अपने आप को समझने लगा। बोला समझने क्या लगा, पूरा योजना बना लिए हैं आपको रख देने का। इधर मीर कासिम उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब सुजाऊ और मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक शाह आलम, ये सब तीनों गठबंधन कर लिया और बोला हम सब बाद में फरिया लेंगे कि कहाँ क्या करेंगे, लेकिन ये जो है इसको मतलब अंग्रेज को हटाना है। योजना तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अपने यहाँ जो सेना था वह बहुत कमज़ोर था, आधुनिक हथियार नहीं था, एकत्रित नहीं था, एक मन भी नहीं था, जिसके कारण 1764 तारीख बताओ, नहीं तारीख बताए, बक्सर के युद्ध राइट, चलो बताओ 1764 का तारीख के बताएगा, तो याद है किसी को? बोलिए 1700, अच्छा ठीक है, सोचो तब तक। 1764 का जो युद्ध होता है वही ना कहलाता है बक्सर का युद्ध। और उधर तीनों एक के बार हार गया। शाह आलम द्वितीय, लखनऊ का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम। अब तेरा क्या होगा कालिया? शाह आलम द्वितीय का क्या होगा? राजे हार गया, हिंदुस्तान का राजा। मतलब बेटा अब तुम खाली राजा नौमे कर रहे हो, जो हो पेंशन पेंशन देने से सब रोक लगे आएंगे, है ना? है हाँ अक्टूबर 23 अब बोल रहा था इधर जून तो अलग है ना।
ये सही है 23 अक्टूबर, तो याद रखना है तारीख, 2 युद्ध का तारीख भी याद रखना है, 1757 वाला और 23 अक्टूबर। और पलासी का युद्ध क्या तारीख को होगा? क्लियर हो गया? दोनों 23 जून और 23 अक्टूबर याद रहेगा ना? ठीक। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गया और उधर क्या हो गया, सब हार गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अंग्रेजों का कब्जा कहाँ तक हो गया? दिल्ली तक। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब दिल्ली तक हो गया तो सीधा ये रंजीत सिंह अभी नहीं पढ़ना है, अब सीधा चलिए कंपनी के गवर्नर जनरल, कंपनी के गवर्नर जनरल जो कि क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। बंगाल में जब ये पलासी का युद्ध जीत लिया, अंग्रेज जीत लिए, तो बंगाल का व्यापारिक गवर्नर बनाया रॉबर्ट क्लाइव को। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से भेजा हुआ किसको कहा गया? जैसे बंगाल में गवर्नर बना, दो एक चीज़ याद रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा एकदम 100% जाने वाला क्वेश्चन, ये 15 तारीख के एग्जाम में भी आया है, यही वह रॉबर्ट क्लाइव है जो सभ्य जानिए रहे हैं आप सब कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। द्वैध माना दोहरी शासन प्रणाली। एक तो वहाँ पर अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इस सब का शासन चलिए न रहा था और कुछ अधिकार अंग्रेज अपने पास ले लिया। रेवेन्यू तुम वसूलो, पंचायती तुम करो, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय मेरा रहेगा, अब पैसा वसूल के हमारे पास जमा करो। तो 2 टाइप का सरकार जो हो गया उसी को हम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। तो याद हो जाएगा दोनों, कोई दिक्कत? चलिए, यही 2 को याद करना है। अब तीसरा क्या याद कर रहे हैं सब लोग? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर। तीसरा जो जबरदस्त याद करना है वह एक चीज कि अंग्रेज ने एक कानून लाया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यही एकदम याद है, याद रहेगा ना? 2 को याद हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून के द्वारा क्या हुआ? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। ये सब तो याद रखिएगा ना? हाँ, ये सब याद रखिएगा। बम्बई में, मद्रास में विस्तार करने लगा और एक बात कहा कि देखो भाई, अब तुम जो गवर्नर हो, तुम अब बंगाल का गवर्नर थे, चलो बहुत अच्छा, युद्ध जिताया, बाय बाय गन। अब जो मेरा गवर्नर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का जितना दूर तक जमीन है, जहाँ जहाँ हम अधिकार किए हैं, सबका हेड वो बनेगा। और उस गवर्नर जनरल का नाम, अब पहले भी गवर्नर था और अब शब्द क्या गया? गवर्नर। तो गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग्स। तो अब ये भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बेचारा आया था क्लर्क के रूप में। अभी आप सब बिहार से जो भर रहे हैं उसमें छोटा पद मिलेगा तो क्या बनेगा? क्लर्क। लेकिन क्लर्क से क्या बन गया? गवर्नर, राजा बन गया। समझ रहे बात को? तो ये क्या है? योग्यता। अब ये जो है इतना याद होना चाहिए, क्लर्क से क्या बन गया? गवर्नर। तो याद हो गया। चलते हैं वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन कौन काम किया? 2-4 काम, 5 काम जो बता रहे हैं ना, अच्छा से याद कीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी, दीवानी और से संबंधित यही सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब बनाया। कहाँ कहाँ उसका ब्रांच खुला? तो कोलकाता भी था, मद्रास भी था और मुंबई था, इलाहाबाद नहीं था। क्लियर? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट बना, मेरा सर्वोच्च न्यायालय, वह कोलकाता, मद्रास, मुंबई। इनको याद हो जाएगा। आगे चलिए डायरेक्ट, ये सब इधर कुछ याद नहीं करना है। अब जो याद करना है
वो चलते हैं। हाँ, अब जो याद करना है कि ये जो वारेन हेस्टिंग्स महोदय हैं, उसको भारत की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य पर बड़ा विश्वास था। लगता था ये अमूल्य रत्न है, ये सारी किताब। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछता है कि उसने अनुवादक बैठाया, और एक तो विलियम विल्किंस, ये भी तो है एक अनुवादक, विलियम विल्किंस। इन्होंने भगवत गीता का किसमें अनुवाद किया? अंग्रेजी में। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, याद रहेगा। चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मनुस्मृति हो, सब का इन्होंने अनुवाद करवाया। तो अच्छे अच्छे किताबों का अनुवाद भी किसने करवाया? वारेन। और एक क्वेश्चन शानदार पूछेगा, द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ, एजुकेशन के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए एक संगठन बनाया 1784 में सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम, यही वह व्यक्ति है, कौन? वारेन हेस्टिंग्स, जो पढ़ाने के लिए संस्कृत कॉलेज, उर्दू कॉलेज, सारे साइंस कॉलेज सब इसके समय में स्थापित हुआ है। तो दो बात याद रखना है कि एक पुस्तकों का अनुवाद करवाने में यह तेज था। गीता का अनुवाद किसने करवाया? गीता का अनुवाद बोलिए, विलियम विल्किंस, विलियम विल्किंस। चलिए, तो ये याद करना है। और सबसे शानदार, यही वह व्यक्ति है वारेन हेस्टिंग्स जो मुगलों को मिल रहा था पेंशन 26 लाख रुपया वार्षिक, 26 लाख रुपया डायरेक्ट कर, बोला सब पेंशन पर, याद रहेगा। मुगलों को वार्षिक पेंशन बंद करवाने वाले गवर्नर जनरल कौन? याद रहेगा। अनुवादक बैठाने वाला कौन? संस्कृत कॉलेज, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये सब भी स्थापित करने वाला वारेन। और अब जो एक लोकप्रिय काम किया वो समझिएगा। अभी तक अपने यहाँ कोई समाचार पत्र नहीं होता, लेकिन उसके समय में द बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल, और इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस, सबको याद हो गया। पहला यह क्या था? पहला क्या था? समाचार पत्र। चलिए, ये सब एकदम याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब और बाकी फालतू याद नहीं करना है। अब एक थोड़ी ज़बरदस्त याद करना है। बेचारा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भारत के प्रति जो इनको प्रेम था ना, यही अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा कि आप भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय शिक्षा को क्यों महत्व दिए। गलत किए आप, तो गलत कर दिए। हाँ, गलत कर दिए। यही वह व्यक्ति है, जब इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग लगा दिया। बर्क नामक एक वकील ने महाभियोग लगा दिया, इन्हें ये अब कुछ बनने लायक नहीं है, बहुत गद्दारी किया है, भारत के सिविलाइजेशन को डेवलप करने का प्रयास किया है। तो महाभियोग इन पर लगाया। तो एक एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? तो वारेन, याद रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स। और एक लास्ट इससे जो क्वेश्चन ज़बरदस्त है वो समझिएगा, रिंग फेंस पॉलिसी। हाँ, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जबरदस्त क्वेश्चन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, हम तुमको सुरक्षा देंगे, तुम मेरे साथ हो जाओ। इसके जन्मदाता, जिसको बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि घोषित किया, इसके जन्मदाता थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इतना याद रहेगा। अब लास्ट 5 मिनट, आपको यह होमवर्क है, नौकरी आपको लेना, हमको नहीं। तुम्हारा नौकरी लगेगा तैयो पैसा लेंगे, नहीं हो लगेगा तैयो पैसा लेंगे। नहीं तो हम 1 लाख रुपये नहीं फिर रख देते,
है ना। हमारा तो मन करता है कभी कदार कि जो है 1 लाख रुपया वाला फी रख दे, यहीं रहो यहीं पढ़ाएंगे, नौकरी लगेगा, पैसा हमको 1 लाख दो, लेकिन तकनी बच्चा नहीं देता है, बहुत टेंशन हो जाता है। रुको हम बड़ा बिल्डिंग बनने दो, यहाँ पर हर साल 50 ठोकर चुनेंगे क्रीम स्टूडेंट को और उसको यहीं रखेंगे, और देखना हर वैकेंसी में 50 बच्चा हो, यहाँ से फाइनल होगा। मोबाइल भी नहीं चला सकता, वो बात भी करेगा तो फोन उसको यहाँ से देंगे। एकदम सुपर 30 में कोई फोन रखने का लोग है, सुपर 30 में फोन तो नहीं रख सकते। माता पिता से बात करना है, वो बटन वाला है, हाँ वहाँ आओ लगाओ, हाँ वही बात करो, वहाँ आदमी है क्या बोल रहा है वो काफ़ी है। कहीं तुम आत्महत्या करना तो नहीं चाह रहा है, बहुत होता है कि होमवर्क दो यार, नहीं याद करके गए, दोस्ती में बेइज्जती होगा, हर संडे वहाँ पर आत्महत्या हो राजस्थान के कोटा में, तो वैसे हो जाता है। लास्ट समझ लो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लास्ट वाला, 5 मैच समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं। एकदम देखो, एकदम लुसेंट कर लेके आना, और हम तुमको एकदम आसान कर दे रहे हैं। 5 मिनट और लॉर्ड कार्नवालिस पढ़ना है, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो पढ़ना है वह पढ़ना है कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। क्लियर? अच्छा, ये लॉर्ड कार्नवालिस क्या है? गवर्नर है कि वायसराय है, क्या है? वायसराय बन गया।